नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो गया है और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता तारिक रहमान हैं, को भारी जीत मिली है। करीब करीब 2/3 सीटें उनकी पार्टी ने जीत ली है। बांग्लादेश संसद के में जो 300 सीटें हैं उसमें 299 के लिए चुनाव हुए थे और लगभग 210 सीटें यानी करीब करीब 2/3 सीटें जो हैं वो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीत चुकी है। दूसरे नंबर पर रहना पड़ा है जमात-ए इस्लामी को, जिसे एक कट्टरपंथी पार्टी माना जाता है और वो लगभग 70 सीटों पर सिमट गए हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ के युवकों और छात्रों की नई बनी पार्टी जो एनसीपी जिसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, उसके मात्र 5 या 6 सांसद ही चुने जा पाए हैं। ये जो छात्र और युवा हैं जिन्हें जेन जी के नाम से पुकारा गया, इन्होंने अगस्त 2025 में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था और उस पूरे आंदोलन के दौरान 2 चीज़ें बहुत प्रमुख रूप से सामने आई थी। एक तो ये कि वो भारत से नाराज़ थे और उसमें एक वहाँ जो जब आंदोलन चल रहा था छात्रों युवकों का, तो उसमें एक मुख्य नारा था दिल्ली ना ढाका। जवाब में आता था ढाका ढाका, यानी तुमको दिल्ली चाहिए या ढाका चाहिए। यानी ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी, यानी बांग्लादेश को भारत की छत्र छाया में नहीं रहना, हालांकि ये स्थिति कभी भी नहीं थी, उससे अलगाव की बात की गई। और दूसरी बात, जो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिली, जिसमें भारत का सैनिक समर्थन शामिल था, उसको भी नकारने की कोशिश की गई। 1971 में जो पाकिस्तानी सेना थी, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे रजाकार संगठन कहा गया था और ये रजाकार जो थे वो पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहे थे। लेकिन इस जेन जी के आंदोलन में नारा लगा आमी के तुमी के रजाकार रजाकार, यानी मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, हम सब रजाकार हैं। रजाकारों को एक तरह से पाकिस्तानी सेना का जासूस और उनके समर्थन में काम करने वाला माना गया था। और जब 71 में पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर मुजीबुर रहमान वहाँ लौटे, अवामी लीग के नेता जो उस समय पाकिस्तान विरोधी आंदोलन के भी नेता थे, वो प्रधानमंत्री बने, तो ये रजाकार संगठन में काफ़ी लोगों को सज़ा भी दी गई थी। तो आप 2025 के अगस्त में देखते हैं कि उसी मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो भारत में शरण लेती हैं और उसके बाद भी आंदोलन चलता है, उसमें भारत विरोधी स्वर देखे जा सकते थे। अब उसके बाद जब वहाँ एक तरह से सेना की सरकार आ गई और चुनाव उसकी देखरेख में हुआ, तो उसके पहले जो छात्र युवा थे उन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी बनाई और जमात-ए इस्लामी के साथ गठबंधन किया। जमात-ए इस्लामी वो संगठन है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का विरोध किया था। उसके अलग कारण हैं और बांग्लादेश में वो एक तरह से कट्टर इस्लामिक सरकार चाहते थे। हालांकि ये हुआ नहीं। मुजीबुर रहमान ने एक सेक्युलर देश की स्थापना की और वहाँ शरिया कानून लागू नहीं किया गया था। तो वहाँ पर शेख हसीना को
हटना पड़ा। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं उससे ये लगता है कि बांग्लादेश के लोग अभी भी जो ये कट्टरपंथी ग्रुप हैं उनके साथ नहीं हैं। अगस्त में शेख हसीना के हटने के बाद कुछ और घटनाएं भी हुई। वहाँ 4 विश्वविद्यालयों में चुनाव हुए और उसमें जमायत इस्लामी के छात्र संगठन को भारी जीत मिली। तो लोगों ने ये मान लिया कि बांग्लादेश अब एक तरह से कट्टरपंथी गुट में जा रहा है। जमात इस्लामी कोई नई पार्टी नहीं है। उसके पहले 2001 से 2006 के बीच जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी बीएनपी की नेता के रूप में, तब भी जमात इस्लामी उनकी सरकार में शामिल हुई थी और इनके सांसद थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि जमात इस्लामी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर चुकी है और वो इस बार बहुमत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2/3 के करीब बहुमत खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिली और उनके बेटे का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि वो ही जो हैं वो बीएनपी के नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अच्छी पहल की। जैसे ही तारिक रहमान और उनकी पार्टी की जीत की खबरें आने लगी, उन्होंने तारिक रहमान से फ़ोन पर बात की, बाद में एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई तो दी ही, उसके साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थन भी भारत सरकार देने की पूरी कोशिश जो है वो करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, उसको मजबूत करने के प्रति भारत की सरकार जो है अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है प्रधानमंत्री की इस पहल से। हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध हैं वो बने रहें। शेख हसीना की सरकार के समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे, हालांकि कुछ छोटे मोटे बहुत सारे मुद्दों पर विवाद भी थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले उस दौर में हुए थे। और इसमें से एक फैसला ये है कि जो भारत के बीच कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के थे और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्र भारत के थे, उनकी अदला बदली की गई। जो नागरिक थे उनकी भी अदला बदली की गई और ये जो विवाद था जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय यानी 1947 से चला आ रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसा संबंध रहेगा। शेख हसीना और अवामी लीग के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध रहे, मुजीबुर रहमान की सरकार के समय में भी और शेख हसीना की सरकार के समय में भी। लेकिन बीएनपी की सरकारों के संबंध के समय में उतने अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि दोनों के बीच कोई बड़ा मतभेद था और इसलिए भारत जो है एक उम्मीद की नज़र से बांग्लादेश चुनावों को देख रहा था। बांग्लादेश के चुनाव से इस बार अवामी लीग को बाहर कर दिया गया था, उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। शेख हसीना तो भारत में निर्वासित जीवन जी ही रही हैं और इसके अलावा जो अंतरिम सरकार के प्रमुख या सलाहकार मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने जिस तरह के कई फैसले किए, कुछ बातें की, उसको लेकर के भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था। बीएनपी के साथ भारत के संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे, देखिए इसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं। एक तो कहा जाता है चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी के ऊपर, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के ऊपर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको जोड़ने वाला क्षेत्र है, उसको लेकर के सवाल उठाया जाता रहता है। कई बार वहाँ बांग्लादेश के कट्टरपंथी कहते हैं कि हम ये चिकन नेक, जो एक पतला सा गलियारा है,
उसको ख़त्म कर देंगे और नॉर्थ ईस्ट से भारत का संबंध खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश कुल मिलाकर के 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसलिए एक अलग तरह की स्थिति बांग्लादेश की है। इसके साथ साथ बांग्लादेश और भारत के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध भी है और आज भी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाके भालोबासी, इसके रचयिता भारत के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन की भी रचना की है। तो कुल मिलाकर के एक सांस्कृतिक संबंध बांग्लादेश और भारत के बीच में है। भाषा को लेकर भी है। बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान भारत के बंगाल में भी हैं। उसके साथ साथ हमारा व्यावसायिक संबंध भी है। बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में बहुत पूरी दुनिया में बहुत आगे है और इसमें भारत का योगदान है, क्योंकि भारत से कपास और सूती धागे जो हैं बांग्लादेश को निर्यात किए जाते हैं। बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ों का भारत को निर्यात करता है। तो इस तरह से एक आर्थिक संबंध बना हुआ है और इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ये संबंध आगे भी बेहतर ढंग से बढ़ते रहेंगे। बहरहाल भारत के लिए राहत की बात है कि जमात इस्लामी जो है वो कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि वो एक बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी है। करीब करीब 70 सदस्य उसके जीत कर बांग्लादेश संसद में पहुंच रहे हैं। 5 जो हैं उसके सहयोगी एनसीपी के हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति भारत के लिए बहुत बुरी नहीं कही जा सकती है और एक नए संबंध की शुरुआत की उम्मीद हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। तारिक रहमान को शेख हसीना की सरकार के दौरान देश छोड़कर जाना पड़ा था। 17 सालों से वो लंदन में निर्वासित होकर रह रहे थे। अभी पिछले दिसंबर में ही वो बांग्लादेश में लौटे और उसके थोड़े समय के बाद उनकी मां खालिदा जिया का देहांत हो गया। खालिदा जिया 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी, उसमें से 2 टर्म तो उन्होंने पूरे किए और 1 टर्म में बहुत थोड़े समय के लिए थी। तो बहरहाल कुल मिलाकर स्थिति ये है कि भारत के लिए राहत की सांस है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए, बीएनपी ने 6 हिंदुओं को मैदान में उतारा था। उसमें से कितने जीते हैं उसका रिकॉर्ड अभी हम देख नहीं पाए और जमाते इस्लामी ने भी 1 हिंदू को टिकट दिया था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक कटुता जो है वो तेज़ी से बढ़ सकती है। चुनावों के समय या पिछले कुछ महीनों से कुछ इक्की दुक्की घटनाएं सामने आ रही थी। किसी व्यापारी की हत्या, किसी और हिंदू पर हमला, और उसको जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, क्योंकि बांग्लादेश में करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं और इसलिए सामान्य अपराध की घटनाओं में भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन भारत में उसको ऐसे पेंट किया गया जैसे कोई हिंदू विरोधी माहौल चल रहा है। हालांकि एक कट्टरपंथी गुट वहाँ भी है जो हिंदुओं का विरोध करता है, लेकिन एक सेकुलर वर्ग जो है वहाँ काफ़ी प्रभावशाली है और ये सेकुलर वर्ग जो है एक तरफ अवामी लीग के साथ था तो दूसरी तरफ बीएनपी के साथ भी रहा है और इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर बड़ा विवाद नहीं खड़ा होने वाला है। और ठीक उसी तरह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी कोई बिगाड़ आने की आशंका नहीं देखी जा सकती है। बहरहाल इस प्रोग्राम में आज हम इतनी ही बात कहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए और इसके साथ साथ हमारा सदस्यता अभियान अभी जारी है। अगर आप सत्य हिंदी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको एक आइकॉन मिलेगा, उसे दबाएं, आपको सदस्यता के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। हमारा अनुरोध ये भी है कि प्रोग्राम को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.